में आप सभी का स्वागत है। भारत में कोरोना महामारी से बिगड़ते हालातों पर डब्ल्यूएचओ ने भी चिंता जताई है। संगठन के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस ने कहा कि भारत में समय हालात दिल दहलाने वाले हैं। बीते कुछ दिनों में वहां कोरोना के मरीज तेजी से बढ़े हैं। मरीजों के परिजन अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राजधानी दिल्ली में एक हफ्ते का लॉकडाउन लगाना पड़ा। टेड्रोस ने कहा कि भारत कोविड-19 की भयानक लहर के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। अस्पताल मरीजों से भर गए हैं और शमशान घाट पर लाशों की कतार लगी है। ये स्थिति हृदय विदारक है। उन्होंने कहा कि भारत में पोलियो और ट्यूबरक्लोसिस के खिलाफ काम कर रहे 2600 एक्सपर्ट्स को कोरोना के खिलाफ काम पर लगा दिया गया है। डब्ल्यूएचओ हर तरह से मदद करने की कोशिश कर रहा है। यूनाइटेड नेशन की हेल्थ एजेंसी भारत को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और अस्पतालों के लिए जरूरी सामान की सप्लाई कर रही है। दुनिया में अब तक 14 करोड़ 84 लाख कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं। इनमें से 31 लाख 33 हजार लोगों की मौत हो चुकी है। विश्व के अमीर देश अपने यहाँ वैक्सीनेशन प्रोग्राम को तेज करके महामारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। और चलिए इस बीच आपको तस्वीरें दिखाते हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की प्रेस वार्ता। काफी सकारात्मक रवैया रहा है, बातचीत चल रही है और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि बातचीत सफल रहेगी। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है इसमें। तो अगर 18 टैंकर बैंकॉक से कल से आने चालू हो जाएंगे, वो 18 टैंकर आ जाते हैं तो जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने की परेशानी आ रही थी वो परेशानी दूर हो जाएगी और हमें अपनी पूरी ऑक्सीजन मिलनी चालू हो जाएगी। दूसरी कि फ्रांस से हम लोग 21 ऑक्सीजन के प्लांट इंपोर्ट कर रहे हैं। रेडी टू यूज प्लांट्स हैं ये और तुरंत इनका इस्तेमाल शुरू किया जा सकता है। इससे भी इनको 21 ऑक्सीजन के प्लांट्स को अलग अलग अस्पतालों में लगा देंगे तो उन अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी दूर करने में हम लोगों को मदद मिलेगी। पिछले 4-5 दिन में मैंने देश के कई उद्योगपतियों को चिट्ठी लिखी थी, मदद मांगी थी। देश की सभी मुख्यमंत्रियों को मैंने चिट्ठी लिखी थी, उनसे मदद मांगी थी और हमें बहुत जबरदस्त सहयोग मिल रहा है। बहुत लोगों के ऑफर आए हैं, उन सबके साथ बातचीत चल रही है। बहुत सारी चीजें आगे बढ़ रही हैं बड़ी तेजी के साथ। उनमें से कई लोग मदद कर रहे हैं। बस उन्होंने मोस्टली लोगों ने एक ही शर्त रखी है कि हम अपना नाम नहीं बताना चाहते, हम आपकी वैसे ही मदद करेंगे। ये तो और भी बड़ा बड़प्पन है। हमारे कहते हैं ना कि जब आदमी किसी की मदद करे तो दाएं हाथ से मदद करे तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि उसने मदद की है। इस एटीट्यूड के साथ हमारे सब लोग मदद कर रहे हैं। मैं उन सारी सरकारों का, सभी मुख्यमंत्रियों का, सभी उद्योगपतियों का, सभी समाजसेवी संस्थाओं का, सभी धार्मिक संस्थाओं का जो बढ़ चढ़ के दिल्ली के लोगों की और दिल्ली सरकार की इस टाइम मदद कर रहे हैं, उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अभी जो मैंने अनाउंसमेंट्स की है इसमें भी बहुत सारे लोगों का सहयोग है। इतने कम समय में ये तभी संभव हो पाया कि उन कई लोगों ने इसमें मदद की, तभी हम ये टैंकर बैंकॉक से मंगा पा रहे हैं, फ्रांस से ऑक्सीजन के प्लांट्स मंगा पा रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने देखा 3 दिन ऐसे थे, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, जब दिल्ली में अस्पतालों में बहुत ज्यादा अफरा तफरी हो गई थी। यहाँ ऑक्सीजन खत्म होने वाली है, वहां ऑक्सीजन खत्म होने वाली है। मैं भी काफी घबरा गया था कि कहीं कोई दिल्ली के अंदर हादसा ना हो जाए कि टाइम पे ऑक्सीजन नहीं पहुंची और कई सारे लोगों की मृत्यु ना हो जाए। पूरी रात जाग के हमने बिताई है। एक फोन कॉल आता था, SOS आता था, मैसेज आता था कि यहाँ ऑक्सीजन खत्म होने वाली है। उसको तुरंत कहीं ना कहीं से इंतजाम करके हम लोग ऑक्सीजन भिजवाते थे। लेकिन उसके बाद से स्थिति में काफी सुधार हुआ है। पिछले 2 दिन में आप देखेंगे कि इस किस्म के SOS मैसेजेस अस्पतालों के, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल नहीं आ रहे, अभी भी मैं देखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। एक दो अस्पताल दिन में उनका आता रहता है कि यहाँ ऑक्सीजन पहुंचने में देरी हो गई, यहाँ ऑक्सीजन। लेकिन जो हालत बृहस्पति, शुक्र और शनि को थी, बिल्कुल पागलपन वाली हालत, ऐसी पिछले 2-3 दिन में अब नहीं है। और इसके लिए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की टीम्स ने बैठ के, दोनों के अफसरों की टीम्स ने बैठ के बहुत मेहनत की है। कई सारे इश्यूज थे इसके ट्रांसपोर्टेशन को लेके और वो बहुत सारे इश्यूज थे जो सॉर्ट आउट किए गए हैं।
मैं केंद्र सरकार के उन सभी अधिकारियों का और केंद्र सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने इस कठिन घड़ी में हम लोगों का सहयोग किया। और आज सुबह केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार भी कई सारे टैंकर्स दिल्ली के लिए 5 अलग से टैंकर केंद्र सरकार ने हमें दिए हैं, उसके लिए भी मैं केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अगले 1 महीने के अंदर दिल्ली में हम 44 ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाने जा रहे हैं, 44। इसमें 8 प्लांट्स केंद्र सरकार लगा रही है, वो कुछ बीच में डिले हो गया था, जो भी कारण रहे, लेकिन अब उम्मीद है कि 30 अप्रैल तक ये शायद 8 प्लांट्स लग के तैयार हो जाएंगे और 36 प्लांट्स ऑक्सीजन के दिल्ली सरकार लगा रही है, जिसमें से मैंने बताया जैसे आपको 21 प्लांट्स फ्रांस से आ रहे हैं और बाकी 15 प्लांट्स हमारे देश के हैं। तो 36 ऑक्सीजन के प्लांट्स अगले 1 महीने के अंदर दिल्ली सरकार लगा रही है। इन 44 प्लांट्स को अलग अलग अस्पतालों में जब लगाया जाएगा तो उससे ऑक्सीजन की सप्लाई काफी इंप्रूव होगी। एक ये देखने में आ रहा है कि ये वाली जो वेव आई है ये ज्यादा खतरनाक है। एक तो फैल ज्यादा रही है, बहुत तेजी से फैल रही है, और जो लोग बीमार हो रहे हैं वो ज्यादा सीरियस होते जा रहे हैं। तो इस वक्त सबसे ज्यादा डिमांड आईसीयू के बेड्स की है। मेरे पास जितने फोन आते हैं, सर कहीं से आईसीयू के बेड के इंतजाम कर दीजिए, कहीं से आईसीयू के बेड का इंतजाम कर दीजिए। और पूरी कोशिश करने के बावजूद इस समय अस्पताल ओवरलोडेड है, हर अस्पताल कैपेसिटी से ज्यादा काम कर रहा है, बेड भरे हुए हैं, आईसीयू बेड्स भरे हुए हैं। तो आईसीयू बेड्स को बहुत बड़े स्तर पे विस्तार कर केंद्र सरकार ने 500 आईसीयू बेड्स हम लोगों को बना के दिए डीआरडीओ के एयरपोर्ट के पास। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि वो प्लांट जैसे ही बन के तैयार हुए, जैसे ही हमने अनाउंस किया, 3 घंटे के अंदर 500 के 500 बेड भर गए, केवल 3 घंटे के अंदर। इतने सीरियस मरीज घूम रहे हैं जो इलाज ढूंढ रहे हैं। तो अभी हम 500 आईसीयू बेड्स, आज सुबह सुबह मैं मुआयना करके आया हूं, जीटीबी हॉस्पिटल के सामने एक रामलीला मैदान है, वहां पे हम 500 आईसीयू बेड्स तैयार कर रहे हैं। एलएनजेपी अस्पताल के सामने अपना जो मेन रामलीला मैदान है, वहां भी हम 500 आईसीयू बेड्स तैयार कर रहे हैं। और राधा स्वामी सत्संग में हम 200 आईसीयू बेड्स तैयार कर रहे हैं। तो ये 1200 आईसीयू बेड्स गंभीर मरीजों की देखभाल के लिए, ये 1200 आईसीयू बेड्स 10 मई तक बनकर तैयार हो जाएंगे। इससे मुझे लगता है कि लोगों को भी बहुत राहत मिलेगी और पूरे सिस्टम को बहुत राहत मिलेगी, जो अभी पूरी तरह से स्ट्रेच हो गया है। तो हम लगे हुए हैं, 24 घंटे लगे हुए हैं, सबके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, सारी सरकारों के साथ, सारे देश में राज्य सरकारों के साथ, केंद्र सरकार के साथ, अलग अलग समाज सेवी संस्थाओं के साथ, उद्योगपतियों के साथ, सबके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सबका सहयोग मिल रहा है और मेरी यही एक उम्मीद है कि अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो कोई कारण नहीं है कि हम इस पे जीत नहीं पा सकते। नमस्कार। आपने सुना, उन्होंने एक बार फिर से अपील की है कि अगर सब मिलकर इस मुश्किल घड़ी में काम करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम इस महामारी से जीत नहीं सकते। साथ ही उन्होंने ऑक्सीजन टैंकर की सप्लाई को लेकर भी तमाम जानकारी मीडिया के साथ साझा की। वहीं मुश्किल की इस घड़ी में भी प्रशासन की संवेदनहीनता से लोगों में आक्रोश है। ताजा मामला महाराष्ट्र के बीड जिले से है, जहां एक ही एम्बुलेंस में 22 शवों को एक के ऊपर एक ठूंस कर शमशान ले जाया जा रहा था। ये सभी कोरोना पॉजिटिव थे। इस घटना से कोहराम मच गया, जिसके बाद प्रशासन ने 220 किलोमीटर दूर मौके पर एक टीम भेजी। घटना बीड के अंबाजोगई की है। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि एम्बुलेंस के पास मौजूद पुलिस ने 2 रिश्तेदारों के फोन भी छीन लिए, जो एम्बुलेंस में भरी लाशों का वीडियो बना रहे थे और तस्वीर ले रहे थे। पुलिस ने अंतिम संस्कार हो जाने के बाद ही उनके फोन लौटाए। अधिकारियों का कहना है कि 22 में से 14 मरीजों की मौत शनिवार को हो गई थी, जबकि बाकी की मौत रविवार को। 9 की मौत लोखंडी सवरगांव जंबो कोविड सेंटर में हो गई थी। बीड जिला कलेक्टर रविंद्र जगताप ने कहा कि मैंने अंबाजोगई एडिशनल कलेक्टर को जांच के आदेश दे दिए हैं। हम दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उधर अस्पताल प्रबंधन ने सफाई पेश करते हुए कहा कि अस्पताल से शमशान ले जाने के लिए सिर्फ 2 एम्बुलेंस हैं। हमने और एम्बुलेंस की मांग की है। हमारी जिम्मेदारी अंबाजोगई नगर निकाय को शवों को सौंपना है। नगर निकाय क्या कर रहा है यह हमारे कंट्रोल में नहीं है। सुकरे ने बताया कि व्यवस्था के अनुसार नगर निकाय दिन में 2 बार दाह संस्कार के लिए शवों को इकट्ठा करता है।
कोरोना ने इंसान के साथ इंसानियत को भी मार दिया है। जिस तरीके से महाराष्ट्र के बीड जिले से ये घटना सामने आई है, ये तस्वीरें सामने आई हैं, वो दिल को दहला देने वाली हैं। किस तरीके से एक छोटी सी एम्बुलेंस में 22 शवों को ठूंस कर भरा गया, वाकई में ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। और इस मसले पर चर्चा करने के लिए इस समय दो मेहमान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से राहुल आनंद जी और कांग्रेस के प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी जी। दोनों ही मेहमानों का स्वागत करती हूं एएनपी न्यूज पर। सबसे पहले राहुल जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहेंगे। अब तो डब्ल्यूएचओ ने भी चिंता जता दी है। डब्ल्यूएचओ के प्रमुख ने कहा है कि ये तस्वीरें हृदय विदारक हैं। अस्पताल में मरीजों के लिए जगह नहीं है तो शमशान घाट में चिता जलाने के लिए जगह नहीं है। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम जिस देश से आते हैं वो देश मानवता को लेकर जाना जाता है, और अभी का जो समय है वो एक संकट से घिरा समय है और उसमें हिम्मत से काम लेना है। जिसमें कितनी भी कठिनाई आए हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना है, या एक एक व्यक्ति के लिए सोचने का विषय है, क्योंकि अभी जो लोग खोजी तंत्र के साथ सम्मिलित है, क्योंकि समस्याएं सबके लिए हैं और खोज करती सेना जो समस्याओं के लिए समस्याओं का जो समाधान को इंगित कर रहा हूं, और मैं इस चीज को जरूर मानता हूं कि जो समस्याएं हैं वो जरूर हमारे सामने हैं, लेकिन इससे निपटने के लिए भी हमें तैयार रहना है। और अगर बात हम लोग करें कि जो घटनाएं घट रही हैं हमारे देश के अंदर, जैसे आपने महाराष्ट्र का जो मामला बताया है, तो सबसे पहले मैं खेद प्रकट करता हूं कि मरने के बाद भी लोगों को अंतिम संस्कार के लिए उनकी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। इसलिए करनी होगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक 32 वर्ष पहले एक जजमेंट दिया था 1989 में, जिसमें परमानंद कहारा देश को स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में सबसे बड़ी प्रभावशाली परिवर्तन करने के माध्यम बने थे। इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य सुविधाओं को पाने के अधिकार को जीवन की मूल अधिकार के रूप में दिया था, जिसमें आर्टिकल 21 का स्वास्थ्य को लेकर आर्टिकल 21 में सारी बातों का वर्णन किया गया है। और आर्टिकल 21 के अलावा संविधान में भी दूसरे प्रावधान है जो हमारी सरकार की तरफ से हमारे लोगों के स्वास्थ्य को सुचारू रूप से इलाज कराने की जिम्मेदारी दी गई है। अगर हम बात करेंगे आर्टिकल 39E में भी, तो राज्यों को कामगारों के समुचित स्वास्थ्य की जिम्मेदारी है, लेकिन कहीं अगर कुव्यवस्था है तो इसकी एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज तक अगर आप देखेंगे तो स्वास्थ्य संबंधित कानून किसी भी राज्य के पास आज के भी समय में नहीं होगा। यहीं पे जो डिसीजन ली जाती है स्वास्थ्य से संबंधित, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए स्वास्थ्य संबंधित कानूनी ढांचा उपलब्ध नहीं है, वो किसी भी राज्य के पास नहीं उपलब्ध है। मैं इसको गारंटी के साथ कह सकता हूं, जिसके वजह से जो महत्वपूर्ण योजनाएं आती हैं स्वास्थ्य से संबंधित, वो कर पाने में समस्या आती है। सबसे बड़ी बात है कि अब जो समय आया है, समय पे हमारे देश के सभी लोग एकजुट होते हैं। राजनीतिक पार्टियां भी अपनी ओछी मानसिकता की राजनीति को छोड़कर इस वक्त महामारी से बाहर निकलने का सुझाव दें और एकजुटता के साथ इस पे अमल किया जाए। और सबसे बड़ी बात जो मैं कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, मैं आपके भी चैनल के माध्यम से लोगों से सुझाव चाहूंगा कि अगर कुछ अच्छे सुझाव हो तो वो दिया जाए। और एक सबसे अहम बात जो है, स्वास्थ्य को लेकर स्वास्थ्य कानून की व्यवस्था होनी चाहिए हमारे सारे प्रदेशों में, क्योंकि स्वास्थ्य जो है वो राज्य सरकार के अधीन आता है। जी ठीक है, बताइए मथुरा दत्त जोशी जी, डब्ल्यूएचओ ने जो कहा उसके अलावा महाराष्ट्र के बीड जिले से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसका दोषी कौन है सर? जीते जी तो हम सुविधाएं पहुंचा नहीं पा रहे कोविड पेशेंट को, कम से कम अगर उसकी डेथ हो रही है तो उसके शव के साथ तो हम थोड़ा न्याय कर लें, उन्हें तो हम सम्मान दे दें। एक छोटी सी एम्बुलेंस में 22 शव भरकर ले जाए जा रहे हैं सर, इसके लिए भी केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी। मैं मान लेती हूँ कि बीड जिले में अगर एम्बुलेंस की कमी है तो वो केंद्र सरकार की कमियों के कारण है। देखिए, जिस तरीके से डब्ल्यूएचओ ने जो टिप्पणी की है, निश्चित रूप से उन्होंने जो आज के परिप्रेक्ष्य में जो स्थिति पूरे देश की पूरे विश्व की बन गई है उसको देखकर वो बात कही है। उसके लिए हम सबको जागरूक होना पड़ेगा और हमें सबको तैयार होना पड़ेगा, मानसिक रूप से भी तैयार होना पड़ेगा, अन्य तरीके से भी हमको तैयार रहना पड़ेगा। दूसरी बात, आपने जो बीड जनपद के जो अंबाजू शहर की जो घटना है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है
और वो हम सबको और हमारे सिस्टम को, हमारे राजनीतिक व्यवस्था को और हमारी प्रशासनिक व्यवस्था को निश्चित रूप से वो शर्मसार करने वाली घटना है। उसके लिए हम निश्चित रूप से शर्मिंदा हैं, सारे लोग शर्मिंदा हैं। अगर इस देश में हम अभी भी, जैसा अभी आनंद भाई ने भी कहा कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद और संवैधानिक व्यवस्था के बाद जो व्यक्ति का अंतिम संस्कार होता है मरने के बाद, अगर हम उसी को करने में भी सक्षम नहीं है तो निश्चित रूप से ये हमारी सबसे बड़ी कमी है, सबसे बड़ी कमजोरी है। क्योंकि मनुष्य के देह त्यागने के बाद सुचारू रूप से अगर उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाए, जो भारतीय व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो किसी भी धर्म की व्यवस्थाएं हैं, उस धर्म की व्यवस्थाओं के अनुसार निश्चित रूप से मृतक का दाह संस्कार होना चाहिए। और उसमें जो भी व्यक्ति दोषी है, मैंने अभी आपकी रिपोर्ट में भी कुछ सुना कि कलेक्टर कुछ और कहता है, अन्य लोग कुछ और कहते हैं। तो निश्चित रूप से जिस व्यवस्था को हम देखते हैं उसमें कलेक्टर की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, और अगर कलेक्टर ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया तो निश्चित रूप से ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसका मैं पक्षधर हूँ, और ये बात मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूँ। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कार्रवाई नहीं होगी, ये तो हमें भी विश्वास है कि जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कार्रवाई से इतर सवाल यह है कि अगर उस नगर निकाय में इतनी एम्बुलेंस की कमी है तो समय रहते हम क्यों नहीं चेत रहे। राज्य सरकारों से जब बात की जाती है तो वो ये कह देते हैं कि केंद्र को हमने लगातार पत्र लिखा, हमें मदद नहीं मिली। अब अगर ऐसे जिलों में कमी है तो वो किसको पत्र लिख रहे हैं? वो तो राज्य सरकारों से मांग कर रहे होंगे ना। देखिए, ये समय एक दूसरे की टोपी उछालने का नहीं है, बिल्कुल छीटाकशी का नहीं है, एक दूसरे पे आरोप लगाने का नहीं है, एक दूसरे पे छीटाकशी करने का नहीं है। हम एक दूसरे पे आरोप लगाकर अपने दायित्व से बच नहीं सकते, हमको कोई बचा नहीं सकता है। ये सबका दायित्व। निश्चित रूप से सरकार ने व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी, समय रह के सरकार को चेतना चाहिए था, ये अलग बात है। ठीक है, सरकार नहीं चेती। अगर सरकार संवेदनहीन है तो क्या जनता भी संवेदनहीन हो जाएगी? या जो कलेक्टर था क्या वो भी संवेदनशील हो जाएगा? क्या वहां की नगर निकाय भी संवेदनहीन हो जाएगी? अगर हम 2 एम्बुलेंस के लिए केंद्र सरकार का मुंह देखेंगे, राज्य सरकार का मुंह देखेंगे, तो इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात मैं और कुछ नहीं समझ सकता हूँ। क्योंकि जैसा भी अभी हमारे साथी ने भी कहा कि अंतिम संस्कार व्यक्ति का बहुत बड़ा संस्कार है, और वो चाहे मैंने कहा वो किसी धर्म का भी हो, जिस तरीके का संस्कार होता है, और निश्चित रूप से मृतक का सम्मान, मृतक के सम्मान के लिए या मृतक की आत्मा की संतुष्टि के लिए, आत्मा की शांति के लिए, कम से कम मरने के बाद तो उसको ये अधिकार है कि उसका अंतिम संस्कार सही तरीके से किया जाए। और लेकिन जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, कोरोना के डर से व्यक्तियों को लाशें नहीं दी जा रही हैं, परिवार के लोगों को नहीं दी जा रही है, डराया धमकाया जा रहा है। मैं तो इस वक्त के बिल्कुल खिलाफ हूँ। बिल्कुल कितनी बड़ी महामारी है जी। और उस महामारी का प्रभाव पूरे विश्व में हो रहा है, कोई हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। और सरकारों को व्यवस्था, सरकार का दायित्व होता है, जो चुनी हुई सरकारें होती है, लोकतंत्र में व्यवस्था करने का उनके ऊपर दायित्व होता है, उनकी जिम्मेदारी होती है। और मैं जो भीड़ आपने ये जिक्र किया है और जो अंबाजू शहर की बात आपने कही है, मैं इसमें इतना जरूर कहूंगा कि वहां के कलेक्टर, वहां के डिप्टी कलेक्टर और वहां नगर पालिका के जो प्रशासक है, मुख्य प्रशासक है, निश्चित रूप से ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है कि आप एक एम्बुलेंस में 22 शव आप लेके जा रहे हैं। कम से कम आप दूसरे तीसरे एम्बुलेंस नहीं थी तो कोई और वाहन आप हायर कर सकते थे, ले सकते थे। कम से कम उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था तो आपको करनी चाहिए थी। ये निश्चित रूप से बहुत दुखदायी बात है। ये हमारे पूरे राजनीतिक सिस्टम के लिए, सारे राजनीतिक दलों के लिए और ये सब के लिए, और जो हमारा प्रशासनिक अमला है ये उसके लिए भी बड़ी शर्मसार करने वाली बात है। इसकी निश्चित रूप से निंदा होनी चाहिए और महाराष्ट्र की सरकार को निश्चित रूप से इसका संज्ञान लेते हुए ऐसे अधिकारियों के खिलाफ या जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।
बिल्कुल सर। मथुरा दत्त जोशी जी, आपकी तरह सोच अगर सारी राजनीतिक दलों की हो जाए जो अपनी कमियां स्वीकार करने लगे तो शायद अब तक हम कोरोना महामारी से लड़ भी लेते, लेकिन अभी तो हम छीटाकशी में ही लगे हुए हैं। राहुल आनंद जी, मैं अगर राज्यवार बात करूं तो अभी सबसे ज्यादा स्थिति दिल्ली में खराब है। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बुरी तरीके से दिल्ली में चरमराई हुई है। एक तस्वीर वहां से अच्छी नहीं आती कि कहीं से तो एक तस्वीर दिल्ली में अच्छी आ जाए, और हम देख रहे हैं कि रोजाना दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से दिल्ली सरकार को फटकार भी लग रही है। अब एक और अहम टिप्पणी की गई है हाईकोर्ट की तरफ से। हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर अस्पतालों में मरीजों को इलाज नहीं मिलेगा तो लोग अब घरों में ही मरने लगेंगे। क्या इसके बाद भी केजरीवाल जाग पाएंगे सर, या अभी भी उनको लग रहा है कि सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है? देखिए पल्लवी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज स्थिति हमारे देश की है, इससे ना हम हैं बचेंगे, ना आप बचेंगे, ना कोई बचेगा। ये भगवान न करे कि किसी के पास ये आए, लेकिन इसके लिए लोगों को तैयार रहना होगा। क्योंकि अगर हम अपने लिए अच्छा सोचते हैं तो हमें दूसरे के लिए भी अच्छा सोचना होगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। और रही बात केजरीवाल जी की और जो हाई कोर्ट ने जो संज्ञान लिया है, मैंने आपको प्रारंभिक संबोधन में कहा था कि 1989 में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक योगात्मक परिवर्तन की तरफ कदम बढ़ाया था, लेकिन हाई कोर्ट और सरकार के बीच में जो मध्यस्थता कर रहा है जनता के बीच में हाई कोर्ट, तो उसे कहीं ना कहीं हाई कोर्ट अभिव्यक्ति की आजादी और जो विश्वास की जो सेतु है उसको कायम करने का प्रयास किया जा रहा है जनता सरकार के बीच में। और जो जिम्मेदारियां केजरीवाल जी को लेनी चाहिए, वो जिम्मेदारी केजरीवाल जी को लेनी चाहिए, इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि उनके भी कुछ अधिकार क्षेत्र हैं, जिनके अधिकार क्षेत्र में स्वास्थ्य आता है, दिल्ली सरकार के अधीन आता है। अच्छा, मैं तो राहुल जी, आप अपनी बात कंप्लीट करें उससे पहले मैं एक बात यहाँ आपको कहना चाहूंगी सर। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जितने भी हैं, जब हम उनसे बात करते हैं तो वो ये बात कह देते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को देखनी चाहिए थी, क्योंकि हम तो अभी बस 5 साल से हैं, 6 साल से हैं। उससे पहले सबसे ज्यादा दिल्ली में अगर किसी ने शासन किया तो वो बीजेपी और कांग्रेस ने किया, तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। ये भी मैं ऐड करना चाहूंगी। अब बताइए राहुल जी। मैं बताता हूँ, ये बड़ा ही बेतुका बयान है आपके प्रवक्ताओं का, क्योंकि जब आपके हाथ में जब दिल्ली वासियों ने वहां की बागडोर संभाली है तो ये आपकी दायित्व बनती है। अगर आप पुरानी सरकार के ऊपर अगर कीचड़ उछाल कर अपने दामन को आप पवित्र करना चाहते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि पिछले 6 से 7 साल में आपने क्या किया? आपने कुछ तो नया किया होता। अगर आप फ्री की बात छोड़ दीजिए तो आपने डेवलपमेंट क्या किया, वो आपकी रूपरेखा इंगित होनी चाहिए। अगर यही बात हो गई कि अगर हम थोड़ा पीछे आ जाएं तो अगर कांग्रेस की सरकार में और बीजेपी की सरकार में सबसे ज्यादा एम्स बीजेपी की सरकार में बनाए गए हैं, कांग्रेस के शासन में सबसे कम बनाए गए हैं, लेकिन ये बीजेपी के पास भी शासन आए पिछले 6 से 7 साल में। मोदी सरकार में 14 एम्स बनाए गए और अटल जी में 6, यानी टोटल 20। अब ये कहना अलग है कि अगर मैं पुरानी सरकार पे ठिकारा फोड़ दूं ये कहकर कि उन्होंने क्यों नहीं किया 60 वर्ष, तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। क्योंकि हम सिस्टम की शुरुआत करने के लिए आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि आपकी इच्छा शक्ति कितने दृढ़ संकल्पित है और आप जनता की उम्मीद पे किस प्रकार खड़े उतरते हैं। और जो जनता वहां मर रही है उसके लिए कम से कम संवेदना तो जरूर प्रकट करनी चाहिए केजरीवाल जी को। और कहीं कोई कमी है, मैं ये नहीं कहता कि अविश्वास प्रस्ताव लगा के वो सरकार हट जाएगी, मैं बिल्कुल नहीं कहता, लेकिन आप उस चीज को एक्सेप्ट कर कम से कम अभी से भी उस चीज को शुरुआत तो कर सकते हैं। अगर बात हम लोग महाराष्ट्र की करते हैं तो महाराष्ट्र की जो नगर पालिका है वो सबसे बड़ी नगर पालिका है पूरे देश। अगर वो कलंकित होती है तो आप अगर कलंकित होते हैं तो अपने अतीत से वर्तमान में सीख लेनी चाहिए ताकि भविष्य सुधर सके। इसलिए आरोप प्रत्यारोप से बचकर कम से कम इस संवेदनशील घटना पे तो बिल्कुल भी ना करें कोई भी राजनीतिक पार्टी। मैं आदरणीय मथुरा जोशी जी का भी बहुत सम्मान करता हूं और उनके बात से मैं सहमत हूं कि उन्होंने भी जो सच्चाई थी उसको एक्सेप्ट किया है और जो परिवर्तन हो सकती है उस परिवर्तन की लहर के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो पिछले बजट में कोरोना महामारी के बाद से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं को लेकर बजट में प्रावधान भी बढ़ाए गए हैं, लेकिन शुरुआत एक बार में रातों रात नहीं होता है, उसको करने में समय लगता है।
कम से कम चरणबद्ध तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर ही आगे बढ़ा जा सकता है। जो हमारी देश की जनसंख्या है, अगर आप 4 लाख हॉस्पिटल भी बना देंगे, अगर इस प्रकार की महामारी आएगी तब भी आपके बेड कम पड़ जाएंगे। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हमें तैयार रहना है हर एक परिस्थिति के साथ, जनता का मनोबल और उनके विश्वास का सम्मान करते हुए, और खास करके जो डॉक्टर है, जो सेना लगी है, जो लोग लगे हैं निस्वार्थ मदद करने में, उनको विश्वास में लेते हुए हमें आगे की तरफ अग्रणी अगर होना है तो हमें सबको लेकर चलना है। अभी आरोप प्रत्यारोप से बाहर निकलना है। ये बहुत ही ओछी मानसिकता दिखाता है आपके प्रवक्ताओं का। बिल्कुल। मथुरा दत्त जोशी जी, कोरोना की ये दूसरी लहर नहीं सुनामी है, लगातार ये बात कही जा रही है। इन सब के बीच में हम देख पा रहे हैं कि इस बार साफ तौर पर राज्य बनाम राज्य या फिर केंद्र बनाम राज्य हो रहा है। आपको भी ऐसा लग रहा है सर कि बस आरोप प्रत्यारोप और छींटाकशी में ही कहीं ना कहीं हम रह गए और जो तैयारियां हमें समय से पहले करनी चाहिए वो हम नहीं कर पाए? निश्चित रूप से आपकी बात बिल्कुल सही है। जो तैयारियां होनी चाहिए थी, क्योंकि हमको 1 वर्ष का पूरा समय मिला था। 22 मार्च 2020 को पूरे देश में लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी और उसके बाद सरकारों को, चाहे वो राज्य सरकारें थी चाहे वो केंद्र की सरकार थी, सबको चेतना चाहिए था, सबको सजग रहना चाहिए था। और शायद उसमें निश्चित रूप से उस ढिलाई हुई है। और मैं उसको, हमारा जो राजनीतिक तंत्र है, जो राजनीतिक सिस्टम है, मैं उसको जिम्मेदार मानता हूँ। देखिए, सवाल उससे पूछा जाएगा जो सत्ता में होगा, और जो सत्ता में रहेगा निश्चित रूप से उनकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम उनका होता है। लोकतंत्र में अगर विगत सरकार ने काम नहीं किया है तो इसलिए नई सरकार को मौका मिला कि पिछलू ने अच्छा काम नहीं किया और आप अच्छा काम करोगे, अच्छा प्रशासन चलाओगे, अच्छी व्यवस्थाएं आप करोगे, इसलिए सत्ता जनता उनको सौंपती है। तो वर्तमान में उनकी जिम्मेदारी होती है, चाहे वो कोई प्रवक्ता हो, चाहे मेरी सरकार हो, चाहे आनंद भाई की सरकार हो, चाहे आपकी सरकार हो, तो कोई प्रवक्ता इस बात से नहीं मुकर सकता है। जो सत्ता में होता है जवाब उसको देना पड़ेगा। आज की जिम्मेदारी, क्योंकि वर्तमान में जो सत्ता में है उसी की नैतिक जिम्मेदारी बनता है कि वो व्यवस्थाओं को दुरुस्त करे। ठीक है, पुरानी सरकार ने काम नहीं किया, ये कह के पल्ला नहीं झाड़ा जाएगा कि कांग्रेस ने ज्यादा शासन किया, बीजेपी ने शासन किया, इसलिए हम तो आज आए हैं। अगर आपके किसी प्रवक्ता ने ये बात कही है तो मैं उसकी बड़ी घोर निंदा करता हूं, और उस प्रवक्ता को मैं एक जागरूक नागरिक भी नहीं समझता हूं। और उनको कम से कम ये बोध होना चाहिए कि सत्ता में उसी की, जो लोकतंत्र में वर्तमान में जो सत्ताधारी होता है, जो भी राजा होगा, जो भी सत्ता को चलाएगा, जिसकी भी सरकार होगी, उसी की नैतिक जिम्मेदारी बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी, उससे वो मुकर नहीं सकता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि आपने जो बात कही कि हमने 1 साल में, चाहे वो किसी भी राज्य में हो, पूरे देश का अगर हम आकलन करें तो हम उतनी जिम्मेदारी से हमने काम नहीं किया, हमारी सरकारों ने काम नहीं किया। अगर सरकारें काम करती तो ये स्थिति नहीं होती, क्योंकि महाराष्ट्र में तो 3 महीने से ये मामला चल रहा है, मेरे ख्याल से 3 से भी ज्यादा समय से चल रहा है। वहां तो बहुत ज्यादा कोरोना फैल गया, उसके बाद तो पूरे देश में फैला है। तो बाकी राज्यों की सरकारों को भी इसमें सजग रहना चाहिए था। और आज अगर हम केंद्र को ही आरोप लगाएंगे या उसी के ऊपर सारी बात करेंगे तो हम अब अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, हम लोगों को भी करना पड़ेगा। ठीक है, केंद्र सरकार ने जो किया उसका निर्णय भी आने वाले समय में इस देश की जनता करेगी, निश्चित रूप से करेगी। उनकी जिम्मेदारी बनती थी और उनकी बड़ी जिम्मेदारी बनती थी, चाहे वैक्सीन के निर्माण की बात हो, चाहे वैक्सीन के वितरित करने की बात हो, वैक्सीनेशन करने की बात हो, राज्यों को संतुष्ट करने की बात हो, ऑक्सीजन की व्यवस्था करने की बात हो, ये व्यवस्थाएं होती हैं, करना पड़ता है। लेकिन इस समय मैंने जैसे कहा कि हम देश के नागरिक होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। ये समय छींटाकशी करने का नहीं है, आरोप प्रत्यारोप लगाने का नहीं है, ये कहने का नहीं है कि आपने कम कर दिया, हमने ज्यादा कर दिया, या कांग्रेस ने नहीं किया, बीजेपी ठीक नहीं कर रही है। सबकी जिम्मेदारी बनती है। और जो लोग जहां पर भी हैं, एक नागरिक होने का वो अपना दायित्व तो समझे और इस महामारी से लड़ने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होकर, सरकारों पर ही हर को डिपेंड करके नहीं हो सकता है। हम सरकारों में सब छोड़ देंगे तो ये संभव नहीं होगा। हमारी भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है
जो जिम्मेदारी है, चैन तोड़ने की बात है, उसमें हमको भागीदारी करनी चाहिए। और जो काम सरकार का वो सरकार करेगी, निश्चित रूप से करेगी। नहीं करेगी तो लोकतंत्र में समय आने के बाद देश की जनता उसका जवाब देती है। बहुत सी बातें हुई इस देश के लोकतंत्र में, आप भी देख रहे हैं, 5-7 साल से हम भी देख रहे हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि निश्चित रूप से मैं कई भाजपा के प्रवक्ताओं को भी देखता हूं, वो सीधे बोल देते हैं कि देखिए कांग्रेस ने 70 साल राज किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। मैं इसका कभी पक्षधर नहीं रहता हूं। मैं किसी पार्टी विशेष को ये दोष देने के बजाय मैं समझता हूं कि हमको खुद को भी सोचना पड़ेगा, हमको भी अपने जो हमारे दायित्व हैं, हमारे कर्तव्य हैं, हमने उसको भी सोचना पड़ेगा। इस समय देश में आपातकाल की स्थिति है, कोरोना वैश्विक महामारी है, पूरे विश्व में स्थिति खराब हो रही है, और जहां से भी जो सहायता मिल सकती है और जो सहायता हर नागरिक कर सकता है, वो इस देश को इस समय कोरोना से मुक्ति के लिए सबको संघर्ष करना पड़ेगा। बिल्कुल। इस समय सबसे बड़ा दायित्व है लोगों की जान माल का रक्षा करना, लोगों को सुरक्षित रखना। इस महामारी से लड़ाई लड़ने के लिए, चाहे वो किसी रूप में लड़ी जाए, हम सबको मिलकर इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए, ताकि हमारा देश रहेगा, हम रहेंगे तो देश रहेगा, देश रहेगा तो सारी राजनीति रहेगी। उसकी बाद राजनीति हम आगे भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम सबको मिलकर कोरोना के लिए लड़ना है। बिल्कुल, अभी प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि देश को, लोगों को बचाया जा सके। लोगों की जो इतनी ज्यादा हम देख रहे हैं हालत खराब है और मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, ये कैसे कंट्रोल में हो, अभी तो प्रायोरिटी में यही है। राहुल आनंद जी, मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी आपको याद होगी, कल की ही बात है, एक बड़ी टिप्पणी मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से चुनाव आयोग को लेकर की गई थी। और क्या मैं उसी का नतीजा ये मानूं कि आज चुनाव आयोग ने जश्न पर रोक लगा दी है कि अगर वोट जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन जो भी पार्टी जीतेंगे या प्रत्याशी जीतेंगे वो किसी तरह का जश्न नहीं कर पाएंगे? राहुल आनंद जी, देखिए ये सही बात है कि जो डिसीजन चुनाव आयोग को लेना चाहिए था समय रहते हुए, क्योंकि हर वक्त ये आरोप लगते रहे हैं हमारे ऊपर कि चुनाव आयोग स्वतंत्र प्रभार में नहीं है, जबकि चुनाव आयोग स्वतंत्र प्रभाव में है और उन्होंने अपनी समय समय पे अपनी बातों को बताया भी है। लेकिन जो हाई कोर्ट ने, मद्रास हाई कोर्ट ने जो कल डिसीजन दिया है, मैं उसका सम्मान करता हूं और सारी राजनीतिक पार्टियों को भी इसका सम्मान करना चाहिए। और चुनाव आयोग से जो अविलंब हुई थी कहीं चूक, तो उसको संज्ञान में लेते हुए ये चीज सही उन्होंने किया है कि जो भी पार्टी जीतेगी वो जश्न नहीं मनाएगी, ताकि भीड़ एकत्र नहीं होगा। और अभी के समय में जो चेन की जो बात कर गए अभी आदरणीय मथुरा जी जो हमारे साथी हैं, वो बात चेन तोड़ने की भी जो बात है वो 10 मई के बाद इस पे भी इम्प्लीमेंट की जाएगी कि चेन तोड़ने के लोगों को घर में कहा जाएगा रहने के लिए, जहां तक अनुमान लगाया जा रहा है लोगों के बीच में। तो ये एक सही पहल है और जरूरत पड़ने पे जो सर्वोच्च न्यायालय है बीच बीच में अपनी बातों से, अपनी विचार से जनता के बीच में विश्वास का सेतु बांधता है, ये बहुत ही स्वागत करने योग्य बातें हैं, क्योंकि इसकी भी आवश्यकता पड़ी थी, तभी मद्रास हाईकोर्ट ने इसकी आज्ञा, इसकी जानकारी दी थी। बिल्कुल सर, एक बात यहाँ पर यह भी है, जिस तरह के हालात इस समय बने हुए हैं, तो क्या ऐसा मान लिया जाए कि आने वाले समय में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जा सकता है? क्या अब यही एक तरीका रह जाएगा कोरोना संक्रमण की चेन को ब्रेक करने का? देखिए पल्लवी जी, कोरोना संक्रमण को ब्रेक करने के लिए वो इसमें 3-4 ध्यान देना होता है। सबसे बड़ी चीज ये है, लॉकडाउन लगाने के पहले परिस्थिति कैसी है, माहौल क्या है, राजनीतिक विश्लेषण भी करने की आवश्यकता है। और चौथा, इसके ऊपर जो इकोनॉमिस्ट होती है, जो अर्थशास्त्र जो बैठते हैं, वो होनी चाहिए। फिर आपको पांचवा यहाँ मैनेजमेंट होना चाहिए कि मैनेजमेंट किस प्रकार से होनी चाहिए। छठा, डॉक्टर किस प्रकार से तैयार है। ये 5-6 चीजें जो मैंने बताई हैं, इसके ऊपर गहन अध्ययन करने के बाद ही संपूर्ण लॉकडाउन पर विचार करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको एक स्वस्थ खबर सुना देना चाहूंगा। अभी मैं न्यूज देख रहा था जिसमें आज की जो खबर आई है उसमें इस बात की पुष्टि की गई है कि कल के दरमियान आज कोरोना के केसेस कम रिकॉर्ड किए गए हैं, जो एक सबसे अच्छी बात है और एक सुखदायक बात है। अगर आप कोरोना संकट पे भी अगर थोड़ी सी रूप पे बात करेंगे तो अभी विश्व में भारत जो है 119वें स्थान पे है और जो 10 लाख आबादी में 11,936 लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं,
जो 100 और 136 लोगों की मौत हो रही जी। है। ये भी आंकड़े जो हैं वो 10 लाख की आबादी की मैंने बात की है। इससे जी, जी। निपटने के लिए युद्ध स्तर पे सरकार अपने कार्य को कर रही है। युद्ध स्तर पे वैक्सीनेशन का काम किया जाना है, क्योंकि अगर आप आंकड़े उठाएंगे, ब्राजील को उठा लें, अमेरिका को ले ले, रूस को ले ले और इजराइल को देख लिया जाए, तो इजराइल में तो अभी मास्क पहनना भी अनिवार्य नहीं है, इसलिए क्योंकि उसने युद्ध स्तर पे उसने वैक्सीनेशन का काम किया था, और जिसके वजह से आज वहां के लोग सुरक्षित हैं और जो मौत के आंकड़े हैं वो भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो ये जरूरी है कि सारी परिस्थिति को आर्थिक और भौगोलिक रूप से ध्यान दिया जाए और इसमें सर्वदलीय बैठक को सभी लोगों की सहमति के बाद ही सरकार कोई निष्कर्ष लेगी। बिल्कुल जोशी जी, अभी सर्वदलीय बैठक की बात की राहुल आनंद जी ने। कई बार सर्वदलीय बैठक की जा चुकी है, राज्य सरकारें अपने स्तर पर कर रही हैं सर्वदलीय बैठक। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी समय समय पर तमाम राज्य के मुख्यमंत्रियों को बुलाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। इन बैठकों का आप मान रहे हैं सर कि कोई सकारात्मक परिणाम निकलकर सामने आ रहा है, चाहे वो राज्य सरकारें ही क्यों ना कर रही हूँ? मतलब जो सुझाव आते हैं वो सुझाव काम के हैं सर? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, हम इसको नकार नहीं सकते। निश्चित रूप से जो हमारी सर्वदलीय बैठकें होनी चाहिए, मुख्यमंत्रियों से बात होनी चाहिए, प्रशासनिक अमले में चीफ सेक्रेटरी से बात होनी चाहिए, गृह मंत्री जी बात करें चीफ सेक्रेटरी से, केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री जी राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों से बात कर सकते हैं, जो डीजी हेल्थ हैं, जो डायरेक्टर जनरल है स्वास्थ्य के, उनसे बातचीत हो सकती है। और इसमें कोई दो राय नहीं, जब भी कोई मीटिंग होती है तो उसका सकारात्मक पहलू निकलता है। हम नहीं कह सकते कि मीटिंगें केवल खाना पूर्ति के लिए होती है, अच्छी बात है, वो होनी चाहिए। लोकतंत्र में संवाद जरूरी है। बिल्कुल। अगर आप संवाद करेंगे तो निश्चित रूप से उसका फायदा होगा और आप पे आरोप भी कम लगेंगे। और ये होना चाहिए था जो आज प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। अगर ये 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना पहले कर लेते तो निश्चित रूप से ये स्थिति नहीं होती, कुछ न कुछ उसका समाधान जरूर निकलता। मुख्यमंत्रियों को बिठाया जाता, बताया जाता ये चीज करनी है, क्योंकि आप लोग तैयार रहिए, ये सुनामी आने वाली है और इस तरीके से कोरोना फैल रहा है। देखिए ना कितनी बड़ी, आज हम देखिए नंबर 1 में ब्राजील है, नंबर 2 में हम है आज विश्व की। मैं कल एक संपादकीय पढ़ रहा था, न्यूयॉर्क टाइम का लेख मैं पढ़ रहा था उसमें कि नंबर 1 में ब्राजील चल रहा है, नंबर 2 में भारत चल रहा है। और आप देखिए कि 3.5 लाख 4 लाख केसेस पर डे हमारे यहाँ आ रहे हैं। इसके लिए निश्चित रूप से हम सबको चिंता करनी चाहिए और इसके लिए हम सबको लड़ाई लड़नी चाहिए ताकि इसकी रोकथाम हो सके। एक अच्छी खबर यह आई कि आज के समाचार पत्रों में है कि कुछ ब्रेक लगा है जी। कुछ संक्रमण के में कुछ लगाम लगी है, भगवान करे उसमें लगाम लगे और ताकि ये देश बच सके। जिस तरीके से रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही है सर कि मई के मध्य में सबसे ज्यादा पीक आएगा। अगर रिपोर्ट्स की माने तो ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अभी पीक आना तो बाकी है। देखिए उसके लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा ना, हमारी सरकारों को तैयार रहना पड़ेगा। आपको अस्पतालों की व्यवस्थाएं ठीक करनी पड़ेगी, जहां स्टाफ नहीं वहां स्टाफ की व्यवस्था करनी पड़ेगी, आपको टेस्टिंग की व्यवस्था ठीक करनी पड़ेगी, आपने जो ऑक्सीजन की व्यवस्था है उसका भंडार पहले से ही अपने पास रखना पड़ेगा। ये आ रही है, लेकिन सरकारें जो काम आज कर रही है, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि नहीं कर रही है, चाहे वो कहीं पर भी किसी भी पार्टी की सरकार हो, कि ये 15-20 दिन से ही एक्टिव हुए हैं। अगर ये सरकारें पहले एक्टिव हो जाती, केंद्र की सरकारें पहले एक्टिव हो जाती, क्योंकि हमारे तो राजनीतिक बहुत बड़ा मैं समझूंगा कि जो राजनीतिक कीड़ा हमारे यहाँ है वो सबको परेशान कर रहा था ना, कि केंद्र सरकार बंगाल के चुनाव में मस्त थी, राज्य की सरकारें उपचुनाव में मस्त रही हैं। मैं अपने राज्य की बात करूं, हमारे यहाँ ज्यादा ध्यान उपचुनाव में जा रहा था, कोरोना की तरफ कम जा रहा था। तो अगर इस तरफ ध्यान न देकर कि इस समय देश को बचाने की तरफ ध्यान सरकारें दें तो निश्चित रूप से उसमें लगाम लग सकती है। जो विदेश से सहायता मिल सकती है वो विदेश से सहायता ली जाए, जो इंटरनल हमारे पास हमारे संसाधन है उसका दोहन हम करें, उसकी व्यवस्था हम करें, तो उसका निश्चित रूप से उसका फायदा हमको मिल सकता है। इस समय कोई भी राजनीतिक दल हो, एक दूसरे की आलोचना करने के बजाय सकारात्मक अगर सोच को लेकर चले, सकारात्मक सुझाव सरकारों को जाए, सरकार मानना न मानना सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अपनी तरफ से कम सकारात्मक बात करें ताकि इस देश के नागरिकों की जान बचाई जा सके, इस देश में कोरोना के प्रभाव, कोरोना के संक्रमण को घटाया जा सके, रोकथाम की जा सके। इस दिशा में हम सबको दलगत राजनीतिक भावनाओं से
ऊपर उठकर हम सबको काम करना चाहिए। बिल्कुल, क्रेडिट लेने की होड़ अभी छोड़ देनी चाहिए, तभी जाकर हम काम कर पाएंगे, अन्यथा तो हम क्रेडिट में ही रह जाएंगे। सर, एक बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि जिस तरीके से आज ब्रेक लगा है, ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। इसके अलावा हम लगातार महाराष्ट्र की स्थिति भी देख रहे हैं, ठीक होने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है बजाय संक्रमित होने वालों से। तो ये जो अभी प्रोसेस चल रहा है, उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले समय में जितनी भी सुविधाएं इस समय कम नजर आ रही हैं, उन पर हम काबू पा लेंगे, यानी कि उनकी आपूर्ति ठीक हो जाएगी। उसके अलावा क्या किया जा सकता है? टेस्टिंग को लेकर अगर मैं बात करूं, या फिर वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर अगर हम बात करें, तो इन्हें भी अभी तेज करने की जरूरत है। जितनी टेस्टिंग अभी हो रही है, जिस गति से अभी हम वैक्सीनेशन का काम कर रहे हैं, उसे अभी बढ़ाने की जरूरत है। डैडी को फोन करूंगा। निश्चित रूप से उसको जरूरत है, क्योंकि हमको तो ये अब आज की स्थिति में अगर हम सोचें तो हमको जिला अस्पतालों से लेकर हमको CSC तक, हमारी जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, PSCs हैं, और जो हमारी SAD हैं, हमने वहां तक जाना चाहिए। वहां तक अगर हम टेस्टिंग करेंगे, जागरूक अभियान चलाकर, और हम वैक्सीनेशन का काम निश्चित रूप से हमारी SAD तक जाए, वहां भी वैक्सीनेशन हो, उससे लोगों का आत्मबल बढ़े कि मैंने वैक्सीनेट अपने को कर लिया है, हाँ अब मुझे कोरोना नहीं हो सकता है। ये भी एक बात है। एक दूसरी बात है, जो मैं व्यवस्थाएं देख रहा हूँ, जिस तरीके से समाचार आ रहे हैं, चाहे वो चैनल है हमारे, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो कम से कम अपने चैनलों में इस तरीके की सनसनीखेज खबरें न दें, जिससे कि हमको ये लगे कि कुछ उसका नुकसान हो सकता है। इसकी तरफ भी हमको ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल राहुल आनंद जी, एक बहुत अच्छी बात यह भी है कि जो अभी ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर अभी कोरोना का इतना प्रकोप नहीं है, जो कि काफी राहत की बात है। तो इन इलाकों को किस तरीके से बचाकर रखा जा सकता है? अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर ले, तो यहाँ पर काफी ऐसे इलाके हैं जो अभी ग्रामीण क्षेत्र हैं, लेकिन वहां पर कोरोना ने दस्तक भी नहीं दी है। तो ये राहत की बातें हैं, इन्हें किस तरीके से बचाकर रखा जाए, ये भी एक बहुत अहम सवाल है। सर देखिए पल्लवी जी, जो आपने बात की है, ये सही बात है कि ग्रामीण इलाकों में अभी कोरोना उस प्रकार से पांव नहीं पसारा है। मैं खुद अपने गांव पे हूँ और यहाँ की मैं स्थिति से भी भली भांति अवगत हूँ। अगर किसी को कुछ परेशानियां हुई है तो खास करके ग्रामीण स्तर पे भी सरकार की तरफ से अच्छी व्यवस्था की गई है, और जो वैक्सीन लगाने की जो बात की जा रही है, वो घूम घूम कर लोगों को बताया जा रहा है कि आज यहाँ वैक्सीन लगनी है, आप आकर लगवाइए। जो 45 प्लस की जो बात कर रहा हूँ मैं, उसके बाद अगर जो लोग बीमार पड़ गए हैं, उनके यहाँ भी अच्छी व्यवस्था की गई है, क्योंकि जो दवा की जो जरूरत होती है, तो एक अलग ही प्रकार के लोग यहाँ पे हैं जो दवा पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। और सरकार ने भी प्रयास किया है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, वो आकर सबसे पहले क्वारंटाइन सेंटर में रहें, और वहां से अपनी स्वास्थ्य का देख रेख करने के बाद 14 दिन के बाद वो अपने घर को और अपने गांव को जाएं, और वहां रहने की जो उनकी व्यवस्था है, खाने पीने से संबंधित जो भी व्यवस्था है, वो सारी व्यवस्थाओं पे सरकार ध्यान दे रही है। ये भी एक अच्छी बात है और एक सकारात्मक पहलू है। जो पहले जिस प्रकार की समस्याएं आती थी, उस प्रकार की समस्याएं नहीं है। और मैं इस बात से भी अवगत हूं कि पहले जो लोग कहते थे कि कुछ कुछ कुव्यवस्था है, तो अब वो सब बातें नहीं है। युद्ध स्तर पे सरकार खड़ी है सारे पहलुओं को लेकर। हाँ, अगर कहीं कोई अतीत में कहीं कोई चूक हुई है, तो मैंने पहले भी कहा था कि वर्तमान को सुधारते हुए इसके ऊपर कार्रवाई की गई है, और पहले से 2020 से अब की स्थिति में जरूर परिवर्तन हुए हैं, और स्वास्थ्य को भी लेकर परिवर्तन हुए हैं। जो केंद्र सरकार की तरफ से जो दावा किया गया था 162 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का, उसमें से 34 लगा भी दिए गए थे। बहुत लोगों को आवंटन भी किए गए हैं, महाराष्ट्र को भी पैसे आवंटन किए गए हैं। ये भी एक अच्छी बात है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जैसे कि मथुरा जोशी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है, मैं उसका समर्थन करता हूं कि मीडिया के मित्रों को भी एक अच्छा सुझाव देना होगा और सकारात्मक बातें भी ज्यादा चलानी होगी, ताकि नकारात्मक बातों से लोगों के दिल पाव पे भी प्रभाव पड़ता है कि लोग कहते हैं कि अरे यहाँ हो गया, यहाँ ये हो गया, यहाँ वो हो गया। इससे भी थोड़ा हमें बचना है। देखिए, परिस्थिति हमारी जरूर है खराब, लेकिन हमें अपने मनोबल अच्छा करना है। ये ठीक उसी प्रकार का हो गया कि अगर कहीं कोई लड़ाई चल रही है दो देशों के बीच में, अगर जिस देश का हम समर्थन करते हैं उसके बारे में अगर हम निगेटिव बात करेंगे कि वो उसके लोग हार रहे हैं, उसके यहाँ गोलियां खत्म हो जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनको मानसिक रूप से तनाव जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमें स्वास्थ्य के मामले
और हमें उनको सकारात्मक पहलू की तरफ रखना है और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही हम इस महामारी से बाहर निकल जाएंगे। जी बिल्कुल, आपसी तालमेल और समन्वय के साथ अगर हम लड़ेंगे तो जल्द ही हम इस पूरे महामारी से बाहर निकल जाएंगे और देश हमारा सुरक्षित हो पाएगा। फिलहाल आप दोनों ही मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। तमाम चर्चा करने के लिए आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि कोरोना की इस लहर ने इस समय हाहाकार मचाया हुआ है, लेकिन राहत की बात यह है कि आज थोड़े संक्रमण के मामलों में कमी आई और उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि अगर इसी तरीके से हम कोरोना महामारी से मिलकर लड़ते रहे तो आने वाले समय में हम जल्द ही ये देखेंगे कि कोरोना हमारे देश से जा रहा है और आंकड़ों में काफी कमी हम दर्ज कर पाएंगे। देश में हालांकि कोरोना की दूसरी लहर दिनों दिन भयावह रूप लेती जा रही है। सोमवार को कोविड-19 के 3,52,991 मामले सामने आए हैं। साथ ही 2,812 लोगों की एक दिन में मौत भी हुई है। कोरोना के कारण हालात काफी खराब हैं। कुछ शहरों में कोविड-19 की वजह से स्थिति गंभीर बनी हुई है। कुछ शहरों में कोविड-19 के गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन करवाने के लिए पुलिस और प्रशासन भी सख्ती बरत रहे हैं और कई लोगों को तो घर में मास्क लगाने के लिए भी कह दिया गया है। वहीं भारत में अभी तक जितने मामले दर्ज किए जा रहे हैं वो आंकड़े डरावने हैं। कोशिश यही है कि इस महामारी से जल्दी हम लड़ पाएं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश ने कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। साथ ही सरकार ने लोगों से अपील की है कि वर्तमान में कोरोना की स्थिति से घबराएं नहीं, अनावश्यक तनाव ज्यादा घातक है। बढ़ते कोरोना वायरस से निपटने के लिए पंजाब सरकार ने शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक रात की कर्फ्यू की घोषणा कर दी है। इसके अलावा पंजाब सरकार ने शाम 5 बजे तक दुकानें बंद करने का आदेश दिया और रात्रि के कर्फ्यू को 2 घंटे बढ़ा दिया गया है। अब 8 बजे की जगह 6 बजे ही कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। वहीं केरल सरकार ने सोमवार को सर्वदलीय बैठक में सिनेमाघर, मॉल, जिम बंद रखने के साथ ही राज्य में पूर्ण तालाबंदी नहीं करने का निर्णय लिया है। वहीं साप्ताहिक प्रतिबंध हालांकि कड़े किए जाएंगे। केरल में अब दुकानों को केवल शाम 7:30 बजे तक ही संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। और इस मसले पर अब चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय जी इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरबी उपाध्याय जी, इस समय देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। सर नमस्कार। अब सवाल यहाँ पर यही है कि क्या सरकारी जो आंकड़े हैं वो हकीकत से बिल्कुल अलग हैं? ये बातें कही जा रही हैं कि सरकार आंकड़े छुपाने का काम कर रही है, चाहे वो मौतों का आंकड़ा हो या संक्रमण का। जिस तरीके से सरकारों को पारदर्शिता रखनी चाहिए और स्वीकार करना चाहिए। दिक्कत ये है कि आज कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं और सिस्टम का फेलियर है ये कोई मानने को तैयार है और उसी का परिणाम है कि आंकड़ों में हेराफेरी करेंगे आप या लाशों में हेराफेरी करेंगे। तो इससे कोई ये आपदा टलने वाली नहीं है। बिल्कुल, ये सुनामी है और इसमें जनता जिस तरीके से सफर कर रही है, आप देखेंगे बेड नहीं है, अस्पताल नहीं है, दवाएं नहीं है और तो और शमशान घाट का बंदोबस्त। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? उसके बाद सरकारें इतनी संवेदन शून्य हो जाएं कि वो आंकड़ों को बाजीगरी करें। लेकिन दिखता है, आप आंकड़े बिल्कुल जीरो कर दीजिए, आपके हाथ में है। लेकिन जो हकीकत है वो दिखती है कि भी एक एक एम्बुलेंस में 20-20 सब ले जाना और वहाँ शमशान घाट पर भी इंतजार करना अपनी बारी का 2-2, 4-4 घंटे लोग वहाँ इंतजार कर रहे हैं कि भी हमारा नंबर आएगा, तब कहीं क्रिमिनेशन होगा। बहुत दर्दनाक दृश्य है। मैं नहीं समझता, हृदय विदारक अगर कहें, और राजनेता हैं कि वो अपनी राजनीति में मस्त हैं और अभी भी किसी के पास कोई रोड मैप नहीं है। हवा हवाई है, सिंबॉलिक है, सब दिखाना चाहते हैं कि हम कर रहे हैं। भाई अगर आप कर रहे हैं तो वो नजर भी तो आए, कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा और उसी का परिणाम है कि जनता परेशान है। एक तरफ कोरोना की सुनामी है, दूसरी तरफ सरकारों की संवेदन शून्यता है। ऐसे में क्या होगा? जनता सफर करेगी। सर, रूस, अमेरिका, WHO अभी सब सामने निकल कर आ रहे हैं भारत की मदद के लिए। क्या इन सभी देशों की और इन संगठनों की मदद के बाद हम कोरोना से लड़ पाएंगे? क्योंकि अभी जो हमारे देश में चल रहा है उसको देखकर ऐसा लग रहा है चाहे कितनी ही मदद हमें बाहर से मिल जाए, जब तक आपसी समन्वय यहाँ नहीं बन पाएगा तब तक हम नहीं लड़ पाएंगे। अभी तो हम राज्य बनाम राज्य, केंद्र बनाम राज्य ही होता हुआ देख रहे हैं। लोगों की तो परवाह ऐसा लग रहा है किसी को है ही नहीं। देखिए, लोगों की परवाह नहीं है और समन्वय बिल्कुल नहीं है।
अब देखिए, मान लीजिए रूस भी हेल्प करता है, अमेरिका हेल्प करे या चीन हेल्प करे या पाकिस्तान हेल्प करे, देखिए काम तो यहाँ के मशीनरी ने करना है, ये राजनीतिक लोगों ने करना है। इनकी इच्छा शक्ति कितनी है कार्य करने की। और फिर WHO हुआ, ये सब ये नहीं कह रहे कि भाई जब सुनामी सेकंड वेव एक्चुअल में कोरोना की पूरे विश्व में थी और आपके यहाँ भी थी, और आप रैलियां कर रहे थे, पद यात्राएं कर रहे थे, कुंभ में स्नान करा रहे थे, कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार आप खुद हैं। बिल्कुल कि आपने वो एक मिसाल प्रस्तुत नहीं की। माननीय मोदी जी को कड़े फैसलों के लिए जाना जाता रहा है, उन्होंने भी कोई कड़े फैसले नहीं लिए, उन्होंने भी टालम टोल किया। वो खुद चुनाव में व्यस्त रहे, काश चुनाव में व्यस्त न रह के एक मैसेज देते, कड़ा मैसेज देते कि भी कोरोना की दूसरी लहर पूरे विश्व में फैल चुकी है और हम उससे अछूते नहीं हैं। हमारे यहाँ भी अनेक राष्ट्रों में, महाराष्ट्र से लेके दिल्ली, दूसरे राष्ट्रों में कहर ढा रही है। तो ये सब जो भी रैलियां हैं, पद यात्राएं, ये सब रद्द की जाएं। और जैसे पहले कहते थे कि 2 गज की जो दूरी, मास्क जरूरी, तो देखिए जनता ने भी उसको फॉलो किया और फर्स्ट वेव में उतना पैनिक क्रिएट नहीं हुआ जितना सेकंड वेव में। सरकार भी असहाय नजर आ रही है और जनता भी असहाय नजर आ रही है। जनता भी उतनी ही दोषी है। मान लीजिए ठीक है, रैलियां हो रही हैं, आप क्यों गए? आपको पता था कि भी कोरोना फैल चुका है और महामारी है, उसका कोई इलाज नहीं है, तो आपको भी अवेयरनेस रखनी चाहिए थी, आपको भी मास्क लगाना चाहिए था, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए था। जैसे पहले हाथ धो रहे थे, सैनिटाइजेशन कर रहे थे, वो करना चाहिए था। सरकारें भूल गई, जनता भी भूल गई। फर्स्ट वेव के बाद ये मानने लगे हम कि कोरोना खत्म हो गया और उसी का दुष्परिणाम सामने है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। हम लोग जैसे ही नेग्लिजेंस करना शुरू किया, देखिए इतनी तेजी से फैला है, सेकेंड वेव फर्स्ट वेव से भी ज्यादा तेजी से फैल रही है। और इन सब के बीच में इस तरह की तस्वीरें भी आ रही हैं उपाध्याय जी, जो इतना ज्यादा दिमाग को शून्य कर देती हैं। अभी आज हम एक तस्वीर देख रहे थे महाराष्ट्र के बीड जिले से, जहां एक ही एम्बुलेंस में 22 शवों को ऐसे ठूंस कर ले जाया गया शमशान घाट तक। समझ में नहीं आ रहा है कि कोरोना ने सिर्फ इंसानों को मारा है या फिर इंसानियत भी मार दी है। उसके अलावा कल एक तस्वीर वायरल हो रही थी सर, जिसमें एक महिला अपने पति को मुंह से सांस देती हुई दिखाई दे रही थी। हालांकि ये देखा जाए तो कोरोना जैसी महामारी में बहुत बड़ी बेवकूफी है, लेकिन अपनों को खोता हुआ देख लोग इतने असहाय हो गए हैं कि वो अपने मुंह से ही उन्हें सांस देने की कोशिश कर रही थी। एक बेटा अपने पिता को अगर एम्बुलेंस नहीं मिली तो वो साइकिल पर लेके जा रहा है। तो ये तस्वीरें ऐसी सामने आ रही हैं जो ये भी दिखा रही हैं कि इंसानियत भी मर चुकी है। देखिए, हृदय विदारक घटनाएं पल्लवी, और सरकारों को जागना चाहिए, चेतना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी को महसूस करना चाहिए और जिम्मेदारी निभानी भी चाहिए। मैं देख रहा हूं इस दौर में कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। सब खाना पूर्ति कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन कर नहीं रहे हैं। यथार्थ के धरातल पर कल एक बात हो रही थी, बीजेपी के प्रवक्ता थे, कह रहे हैं हमने पूरे इंतजाम कर दिए हैं, सेना को भी उतार दिया। अरे भाई, वो इंतजाम दिखना भी तो चाहिए जी। मुझे बताएं, बेड मिल नहीं रहे, ऑक्सीजन मिल नहीं रही, और शमशान घाट का भी अरेंजमेंट नहीं है, तो मैं कैसे मान लूं कि भी इंतजाम है और सरकार उसको गंभीरता के साथ ले रही। देखिए, गंभीरता की पराकाष्ठा है कि एक तो आप दवा नहीं दे पाए, इलाज नहीं कर पाए, और मैं मर गया तो मुझे शमशान घाट तक नहीं पहुंचा पाए। तो क्या दायित्व तो नहीं है सरकारों का? जब बिल्कुल सर पे आ जाती है तब हम इंतजाम करना शुरू करते हैं। उससे पहले हम बिल्कुल चैन की नींद सो रहे होते हैं, चादर तान कर। जब बिल्कुल खतरा सर के ऊपर आ जाता है तब हम तैयारियां शुरू करते हैं और रोना रोते हैं कि भाई पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है। काश इलेक्शन में दिखता है कि भाई साधन नहीं है। वहां किसी भी साधन की कमी नहीं है, वहां पैसे की कोई कमी नहीं है। अभी सरकार बनानी है, सरकार गिरानी है, हजारों करोड़ रुपए आप मैनेज कर लेंगे। काश जनता की भलाई के लिए, जो जनता आपको चुनकर संसद भेजती है, उसके प्रति भी जिम्मेदारी आपकी बनती है।
उतनी दरियादिली आप जनता के प्रति दिखाते तो जनता को ये दिन नहीं देखना पड़ता। बिल्कुल सर, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाएं शायद प्रायोरिटी पर है ही नहीं। प्रायोरिटी पर सत्ता का सुख और शासन ही है, और उसी का नतीजा आज पूरा देश देख रहा है और हमारे देश की हालत पूरा विश्व देख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आरबी उपाध्याय जी, आप हमारे साथ जुड़े इतने अहम मसले पर चर्चा करने के लिए। तो कोरोना महामारी ने पूरे देश में इस समय तबाही मचाई हुई है। इन सब के बीच सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो नाकाफी नजर आ रही हैं। खैर, देखने वाली बात यही रहेगी कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतः ही संज्ञान ले लिया है, तो क्या आने वाले समय में हमारे देश की जो ये सरकार है वो सुविधाओं को बढ़ा पाती है, या फिर इसी तरीके से हालात बद से बदतर होते चले जाएंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। पंजाब दी कोरोना खिलाफ जंग जारी है, तुसी भी इस जंग च अपना हिस्सा पाओ। अज ही अपना टीकाकरण करवाओ। मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दी अगवाई वाली पंजाब सरकार ने पंजाब भर च टीकाकरण दे पुख्ता इंतजाम कीते हुए ने। अगर आपां ने अपने परिवारां नूं बचाउणा है, बच्चों नूं बचाउणा है, अपने होर बजुर्ग ने उहदे विच घरां दे विच उहनां नूं बचाउणा है, तां इक्को ही तरीका है कि आपां टीके लगाओ। तो अज मेरी यही बेनती है तुहानूं कि तुसी मेरी गल मन्नो, सारे तुसी लगाओ ताकि तुसी भी बचो और नाल तुहाडे घरां दे विच जो 45 साल तो उपर ने उहनां नूं भी लगाओ ताकि अपना परिवार बच सके। पहली डोज लगन तो 4 हफ्तियां बाद दूजा डोज लगेगा। टीकाकरण उपरांत तुहानू हल्का जिहा बुखार आ सकदा है, जिस ते घबराउण दी लोड़ नहीं। किसी भी तरह दी अफवाहां च ना आओ। टीकाकरण संबंधी मन विच कोई शक है तां 104 हेल्पलाइन ते कॉल करो। कोविड टीकाकरण पंजाब लई, अपने परिवार लई। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANP एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स, टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब,
और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे। ANB न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। देशभर में कोरोना से बड़ा खतरा, कोरोना वैक्सीन की अलग अलग कीमतों पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल, केंद्र सरकार से मांगा जवाब। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, विजय जुलूस और जश्न पर लगाई रोक। 5 राज्यों के चुनाव की 2 मई को है मतगणना। वहीं दिल्ली में वैक्सीन पर बोले सीएम केजरीवाल, फ्रांस से 21 ऑक्सीजन प्लांट्स, बैंकॉक से आएंगे 18 टैंकर, केंद्र सरकार से मिल रहा सहयोग। कोरोना संकट में ब्रिटेन ने की भारत की मदद, 100 वेंटिलेटर, 95 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की पहली खेप पहुंची भारत।